शुरू किया जाए बेटा। कहाँ तक चर्चा हो रही थी बेटा? टॉपिक बताइए फिर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये हेडिंग थी, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे ये आइडिया आपको लगा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। कुछ आइडिया लगा? तो क्या प्रक्रिया है बेटा, कैसी नियुक्ति होती है? हाँ, बस बस बस, माने ये ध्यान रखना है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सिस्टम है इस देश में जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। और इसकी आजकल चर्चा बहुत हो रही है, डिबेट भी हो रही है चारों तरफ। और इसमें अच्छाई है, बुराई है, मुझे लगता है आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में सीधा आ जाएगा कॉलेजियम सिस्टम पे टिप्पणी लिखने के लिए। तो तथ्यात्मक तो होगा नहीं कि आप खाली तथ्य लिख के निकल लोगे, आपको तो बताना पड़ेगा। कॉलेजियम सिस्टम में सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई बेटा कि जजेस ही निर्धारित करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जज कौन बनेगा। और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया कुल मिला जुला के अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो अच्छी नहीं है। आईएएस ही निर्धारित करें कि अगला आईएएस कौन होगा, नेता ही निर्धारित करें कि अगला नेता कौन होगा। तो मुझे लगता है फिर इस सिस्टम में करप्शन की संभावना तो हो ही जाएगी, करप्शन हो ना हो। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कोई एक बहुत बेहतरीन सिस्टम नहीं बना आज तक। जैसे एक परीक्षा होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, हायर जुडिशरी सर्विस, HJS कहा जाता है। इसमें भी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति जिला न्यायालय से ही शुरू होती है, या हाई कोर्ट में कम से कम सीधे नियुक्ति हो न्यायाधीशों की, इस तरह की कोई प्रक्रिया है नहीं। प्रयास ये हो रहा था बीच में कि एक अखिल भारतीय सेवा बनाई जाए, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाए जुडिशरी की, लेकिन वो हो नहीं पाया। कॉलेजियम सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना बेटा, इसके अगेंस्ट जाया नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि 99वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की सिफारिश की गई ताकि थोड़ी पारदर्शिता आए। और अगले ही वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया। आज की डेट में कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश होते हैं बेटा आज की डेट में? 4 अन्य न्यायाधीश। तो ये पूरा सिस्टम बन गया कॉलेजियम। उच्च न्यायालय के लिए बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश और 2 अधीनस्थ न्यायाधीश। एक मुकदमा आया था, मुझे लगता है उसको जरूर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मुकदमा 1993 का था। ये मुकदमा ही वो आधार है जिससे कॉलेजियम सिस्टम आज की डेट में स्थापित हुआ। उसमें 2 जज की बात की गई थी। मैंने कितने जज होंगे अधीनस्थ बेटा? 2 जज होंगे। फिर एक परामर्श लिया गया 143 से सर्वोच्च न्यायालय से, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 जज होंगे हाईकोर्ट के। तो ये महत्वपूर्ण है बेटा, उसको दिमाग में रखिएगा। आगे हेडिंग बना लीजिए, न्यायाधीशों के प्रकार। सर्वोच्च न्यायालय में क्या बेटा? न्यायाधीशों के प्रकार। क्लियर है? तो प्रकार का मतलब मैंने मोटे, पतले, लंबे, काले, गोरे, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा देख लो, जो न्यायाधीशों के प्रकार हैं आज की डेट में सर्वोच्च न्यायालय में, वो 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है बेटा? एक को हम लोग श्रेणी देते हैं अस्थाई न्यायाधीश। क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति तो आर्टिकल 1 to 4 से होती है। पढ़ा है आपने? वही जो नियुक्त का कॉलेजियम सिस्टम या जो भी हो। तो वर्तमान समय में इसकी संख्या ये है। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीशों का प्रकार और है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई न्यायाधीश। और बड़ी मजेदार बात है कि ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आज की डेट में। ये तो सब भैया जी लोग रट उठ के तैयार हैं। अस्थाई न्यायाधीश जो पूछा जा रहा है वो कितने प्रकार के होते हैं और किन परिस्थितियों में होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, क्या ये संवैधानिक प्रावधान है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान से सुनिए।
सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की भी व्यवस्था है। कब है, किन परिस्थितियों में है, हम बात करेंगे आपसे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी ये अस्थायी न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय में, जिसका नाम दिया जाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। दूसरा जो है उसको कहते हैं अवर न्यायाधीश। और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, सेवा निवृत्त न्यायाधीश। अब ये तो और मजेदार बात दिख रही है कि क्या वह न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका हो वो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है बाद में? जगह तो दिख रही है, इस पे चर्चा कर। इसका एक नाम और है बेटा, तो हर नाम जानिए। तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश, अवर या तदर्थ न्यायाधीश भी कहते हैं। तदर्थ माने ढाक होता है। अरे ये तो इंग्लिश वाला शब्द हम लोग बहुत ढंग से परिचित हैं। ढेर सारे लोग जिनको नौकरी वोकरी मिलती है तो कहते हैं हम लोग एढाक पे हैं। एढाक मतलब क्या? अस्थाई, अस्थाई नहीं है। और जब भी जाहिर सी बात है कि इनका नाम तदर्थ या इंग्लिश में कहेंगे एढाक। तो थोड़ा शुरू करो बेटा, लिख लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के प्रकार, इसको तदर्थ ही लिखो तो ज्यादा बेहतर है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या बेटा, न्यायाधीशों के प्रकार, ठीक है, लिखें। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के प्रकार, इसे हम कितने बेटा, दो भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। पहला बेटा अस्थाई न्यायाधीश, इस पे चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे कि इस पे चर्चा हो चुकी है। हाँ, आर्टिकल जरूर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। अनुच्छेद क्या बेटा, 124। क्लियर है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 में ही अस्थाई न्यायाधीशों का वर्णन है, जो आपने शुरू में ही पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। बोले बेटा, 7 से अधिक न्यायाधीश तब तक नहीं होंगे जब तक संसद निर्धारित ना करे। 124 में ही पढ़ा था ना। और संसद समय समय पर इसको निर्धारित करती रहती है। तो अभी हाल में जो निर्धारित किया उसमें न्यायाधीशों की संख्या 33+1 कर दिया, यानी 34 कर दिया। क्लियर है बेटा? अगला लिखें, अस्थाई न्यायाधीश। अस्थाई न्यायाधीश, फिर से सुनो बेटा, मेरा दो काम है। मेरा काम आपको पढ़ाना भी है और मेरा काम अपने अनुभव को भी शेयर करना है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो अनुभव ये कह रहा है कि आपकी परीक्षा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, आपके दिमाग में रखना। अब एक चीज देखते हैं बेटा, जो न्यायाधीशों के प्रकार हैं उनको हम लोगों ने कितने भागों में बांटा बेटा? 3 भागों में। बोले तो क्या इसका वर्णन भी संविधान में है या नहीं है, या ऐसे काम चलाने के लिए कर लिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इनका वर्णन भी संविधान में है, लिखा गया है। तो है तो अनुच्छेद होगा। इसका अनुच्छेद है 126, इनका अनुच्छेद है 127 और इनका है 128। तो याद करने में थोड़ा सहूलियत भी है। क्लियर है बेटा? 126, 127 और 128। ठीक है, सीधा सीधा आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है, या सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश कितने प्रकार के होते हैं, नाम दे देगा।
कौन सा नहीं होता है। तो इनके अलावा अगर कोई नाम दिख रहा हो, बहुत नाम हो सकते हैं, उप न्यायाधीश, ढेमाका न्यायाधीश, कुछ गढ़ लेंगे, तो ध्यान रखना वो प्रकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश भी होते हैं। क्लियर है बेटा? वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। तीनों का नाम याद रखिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ माने एडहॉक, और सेवानिवृत्त माने जो रिटायर्ड जजेस हो गए हैं, वो भी अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? कोई परेशानी? नाम याद रखना होगा, तथ्यात्मक है। अब बारी बारी से बेटा देखना पड़ेगा कि ये न्यायाधीश कब नियुक्त होते हैं, काहे नियुक्त होते हैं, कौन नियुक्त करता है। तो थोड़ा सा समझिए। जैसे न्यायाधीश भी मनुष्य ही हैं, आप जैसे हैं, हम जैसे हैं, वैसे वो भी मनुष्य हैं। थोड़ा उम्र दराज लोग होते हैं, तो मनुष्य की जितनी आवश्यकता है उनकी भी आवश्यकता है। अस्वस्थ वो भी हो सकते हैं, छुट्टी उनको भी चाहिए होती है, और उनके अस्वस्थ होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उम्र दराज लोग हैं भाई। तो अब एक चीज बताइए कि किन्हीं कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो अस्थायी न्यायाधीश है, वो उपस्थित नहीं हो पा रहा हो। उसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं। उसकी खुद की तबीयत खराब हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्वस्थ नहीं हो सकता। अरे उसकी तबीयत नहीं खराब हो सकती, किसी की हो सकती है साहब। वैसे मैं देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है बड़े हेल्दी दिखते हैं, है ना। मैंने वेट भी बड़ा सही है बॉडी का, और देख के लगता नहीं कि इनकी उम्र इतनी है। चंद्रचूड़ साहब जो मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन फिर भी बेटा अस्वस्थ तो कोई हो सकता है। सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए इनको अवकाश वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। भाई उनके भी बेटे बेटियां, दुनिया भर की चीजें हैं, शादी विवाह कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला जुला के मुद्दा यह है कि किन्हीं कारणों से यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का काम तो चलना पड़ेगा ना। बोल नहीं रहे। जिले का डीएम छुट्टी पे जा सकता है? काहे नहीं जा सकता? डीएम माने छुट्टी पे ही नहीं जाना है, जा सकता है। यहाँ के एसएसपी महोदय छुट्टी पे जा सकते हैं, कोई भी अधिकारी छुट्टी पे जा सकता है। लेकिन जब ये छुट्टी पे जाएंगे तो इनका काम तो कोई देखेगा। बोल नहीं रहे, किसी न किसी के जिम्मे तो लगाना पड़ेगा। तो अक्सर देखते हैं डीएम साहब जब जाएंगे छुट्टी पे, तो कोई जो वरिष्ठ अधिकारी है, छोटा अनुभवी है, उसको चार्ज देते हैं डीएम साहब कि भाई जब तक मैं नहीं हूं तब तक तुम काम देखना। अरे कहते हैं ना, चार्ज दे के जाते हैं। तो अधिकारी की अनुपस्थित में जिसको चार्ज दिया गया होगा, वो उस अधिकारी के रूप में कुछ कर्तव्यों का निर्वहन कर देता है। क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो चाहिए ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए, उस चेयर पे कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। इसकी प्रणाली क्या है बेटा, इसको समझना है। जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हीं कारणों से उपस्थित न हो पा रहा हो, कारण मैंने बताया लिस्ट बड़ी हो सकती है, ऐसी दशा में भारत का राष्ट्रपति, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता। ध्यान रखना, ये मनमर्जी से नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को। और यह नियुक्ति उतने ही दिनों के लिए होती है जितने दिन तक मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो पा रहे। क्लियर है बेटा? देखिए 3 प्रकार लिखा बेटा, तीनों प्रकार का नाम लिख लिया, अनुच्छेद लिख लिया, 26, 27, 28, माने 100, 126, 127 और 128। तो पहला हेडिंग बनाओ बेटा, 2-2 लाइन लिखा जाए। खूब पूछा जा रहा है आजकल। इस बार बचे हैं खाली, तो अगली बार पूरी संभावना है कि आपसे पूछेंगे, है ना बेटा। पहला हेडिंग बनाइए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी क्या बेटा? मुख्य न्यायाधीश लिखें। जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हीं कारणों से उपस्थित न हो पा रहा हो तो किन्हीं कारणों से क्या बेटा उपस्थित न हो पा रहा हो तो उसके कार्यों को संपादित करने के लिए, उसके कार्यों को क्या बेटा संपादित करने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज बताइए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई है आपने, और किसकी सलाह पे करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो दिमाग थोड़ा संशय में आ जाता है। अगर आपने क्लियर नहीं पढ़ा है तो दिमाग में थोड़ा सा भ्रम आने लगता है, और वो आखिरी भ्रमित कर देंगे, विकल्प दे देंगे, विकल्प से कंफ्यूजन हो जाता है। वो कहेंगे राष्ट्रपति, वो कहेंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर संसद द्वारा फलाना ढमाका, या स्वयं मुख्य न्यायाधीश। भाई कोई अधिकारी जाता है तो अपनी मर्जी से अपना चार्ज देके जाता है, तो दिमाग में ये भी आ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश जाएंगे तो किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना चार्ज देके जाएंगे। दुनिया भर की बातें दिमाग में आएंगी, विकल्प दे के आप उलझाएंगे। वो ध्यान रखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, कोई और नहीं करता। लेकिन ये नियुक्ति अस्थायी नहीं होती। ये नियुक्ति कब तक के लिए होती है, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इनकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है, उसी में बेटा आगे बढ़े, इनकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो पा रहे हैं। तो अवधि कुछ भी बता पाना बेटा संभव नहीं है ना, बोल नहीं रहे, बिल्कुल अवधि नहीं बताई जा सकती बेटा। अब एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 10 दिन के लिए नहीं है, महीना भर के लिए नहीं है, एम्स में मालूम चला किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो कहना बहुत मुश्किल है। तो जितने दिन के लिए उपस्थित नहीं होंगे उतने दिन के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है? और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्लियर है बेटा? अगला, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ माने एडहॉक न्यायाधीश। अब जरा बताइए बेटा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नहीं, जैसे हम विकल्प दें, अब क्या विकल्प सुनोगे ऐसे ही अपने मन से बता दो कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता होगा। इस बार गलत हो गया, इसीलिए यहां बवाल है बेटा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। क्लियर है? लेकिन एक शर्त के साथ कि ऐसी नियुक्ति करने के पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेता है, यानी राष्ट्रपति को सूचित कर देता है कि हम एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति नहीं करता, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसी नियुक्ति करता है। बस ये शर्त है
वो राष्ट्रपति से अनुमति ले ले कि हम ऐसा कर रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों होती है, किन परिस्थितियों में होती है, वो थोड़ा सा समझना। एक्चुअल में 33 न्यायाधीश तो हैं, 33+1, लेकिन मुझे लगता है कि सारे न्यायाधीश हर वक्त विद्यमान नहीं होते। वो कुछ न कुछ न्यायाधीश हमेशा अवकाश पे रहते ही हैं, कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई। तो कभी कभी ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में इकट्ठे कुछ ठीक ठाक न्यायाधीश अवकाश पे चले जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो हियरिंग हो रही है, जो सेशंस बेंच बने हुए हैं, जो सत्र चल रहा है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या घटने लगती है, यानी कुछ बेंच पे न्यायाधीश पर्याप्त नहीं हो पाते। तो ऐसी दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब समस्या ये है कि ये जज किधर से आते हैं? अरे भाई, कहीं ना कहीं से तो नियुक्ति करना ही पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पर्याप्त होते तो नौबत ही कहां आती। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश तो घट गए, तो इनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं से तो होगी, ये ध्यान रखना। यह नियुक्ति उच्च न्यायालयों से होती है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। लेकिन शर्त यह है कि जब भी किसी उच्च न्यायालय से आप न्यायाधीश कुछ समय के लिए मंगाते हैं, यानी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले ली जाती है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वहां सरप्लस न्यायाधीश हो। उच्च न्यायालय में भी शार्टेज हो जाती है भाई। अब पता चले उनके यहाँ ऑलरेडी शार्टेज है, 3 जज पकड़ ले गए, तो उनका कार्य प्रभावित होगा। तो नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन ऐसी नियुक्ति करते समय संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले ली जाती है कि भैया आपके यहाँ जजेस सरप्लस हैं 2-4-10 दिनों के लिए या महीना 2 महीना के लिए। अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर उनको अलग। कुछ आइडिया लगा? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होगी? जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र में न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो। कम होने के बहुत कारण हो सकते हैं, वो आपको मैंने बताया। यह नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा। कहां से करेगा? उच्च न्यायालय से करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय से जब करेगा तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सूचित जरूर करेगा कि भाई हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या घट रही है, क्या आपके यहाँ न्यायाधीश सरप्लस हैं जिससे काम आपका चल जाए? अगर वो न्यायाधीश सहमत है तो फिर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। क्लियर बेटा? लिखिए, अनुच्छेद बेटा जरूर लिखते रहिएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भूलिएगा नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तदर्थ जब लिखिएगा, इसका अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अस्थायी लिख लीजिएगा, एडहॉक इंग्लिश में कहते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की क्या करता है बेटा? नियुक्ति करता है। क्लियर है? कहां से करेगा? अब ये विकल्प दे देगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कहां से की जाती है? एक्चुअल में सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब आपको विकल्प दिया जाता है। वो विकल्प में अगर आपने स्पष्ट नहीं पढ़ा है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त सामग्री दे देंगे और आप कंफ्यूज हो भी जाएंगे। फिर आपको लगेगा ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, तो ये परेशानी हो जाती है। अगर जानकारी है तब तो ठीक, नहीं है तो आप बुद्धि और विवेक से अगर आप सोचेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। फिर वो कह देगा
कि न्यायाधीश के बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कर देता है। अब लग तो ये भी ठीक रहा, जिनके अंदर न्यायाधीश बनने की, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता है, शायद उसमें से कर देते हो। तो बवाल तो कर देंगे बेटा वो आपको, तो बस ध्यान रखना कहीं और से नहीं, उच्च न्यायालय से नियुक्ति हो। देखिए, ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से की जाती है। ऐसी नियुक्ति कहां से की जाती है बेटा? उच्च न्यायालय के। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतर्क रहिएगा, अगले साल दिख जाएगा आपको प्रश्न। जब दिख जाएगा ना, बोल नहीं रहे हो तो हमको फोन करके धन्यवाद जरूर दे देना कि हाँ सर आप बताए। ठीक है। हाँ, कहां से नियुक्ति करेगा बेटा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्त करेगा। ऐसी नियुक्ति करते समय वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेगा। उचित भी लग रहा है बेटा? ऐसी नियुक्ति करते समय वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेगा। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप बताओ। अरे भाई, वो उच्च न्यायालय का प्रभारी है, उसके न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कम है या ज्यादा है, तो पूछोगे नहीं, ऐसे पकड़ ले जाओगे और उसके यहाँ कार्य प्रभावित होने लगेगा तब, इसलिए राय ले ली जाती है। क्लियर है बेटा? कुछ पूछ उछ नहीं रहे हो बेटा, जैसे मन में कुछ जिज्ञासा हो तो पूछिए। वैसे हम कोशिश तो करते हैं कि कुछ रह ही न जाए, जितने इलाके हैं सबको घेर लिया जाए तो कुछ जिज्ञासा आपकी ना बचे, लेकिन अगर कुछ हो तो बात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगला बेटा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ठीक है बेटा, तो ये क्या मामला है सेवानिवृत्त न्यायाधीश का? तो एक बात थोड़ा दिमाग में रख लीजिए कि एक बार जो जज बनता है वो हमेशा के लिए जज नहीं, वो रिटायर होगा तभी जज साहब कहलाएगा, है ना? अब जैसे कहलाने को तो कोई कहलाता है, लेकिन वो वास्तव में एक बार जो जज बनता है वो मरते दम तक जज रहता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अभी एक्टिव जज है, यानी जो अभी काम कर रहा है, वो सिर्फ उतने समय के लिए जज नहीं होता जितने समय कोर्ट में बैठता है। पता नहीं समझ पा रहे हो अपने मैं क्या कह रहा हूँ? ये तभी जज नहीं होता जब अपनी गाड़ी में बैठ के कोर्ट रूम में चला जाता है और अपनी कुर्सी पे बैठता है, तभी वो जज नहीं होता। वो 24 घंटे जज होता है, 24 आवर्स जज होता है, जब चाहे तब निर्णय दे। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको अपने ऑफिस में बैठ के तभी आपको फैसला करना होगा, तो ये बड़ी खतरनाक बातें होती हैं। इसीलिए जजेस का प्रोटोकॉल बड़ा तगड़ा होता है। प्रोटोकॉल मतलब उनका ऑनर और उनका जो तरीका है वो एकदम, एक जज अगर निकल गया दिल्ली से अपने घर, छुट्टी में अगर अपने घर की ओर निकल पड़े, तो इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है कि अगर वो कार वार से जा रहा है ना भैया जी, तो रास्ते में जितने जिले और जितने थाने पड़ेंगे सारी पुलिस एस्कॉर्ट करती चलेगी। जैसा आपके आगे आगे एक गाड़ी पुलिस की रहेगी, क्योंकि वो 24 घंटा जज है ना? कहाँ गाड़ी रुक जाए और कहाँ फैसला हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा, ये बड़ा शानदार पद होता है, ये हमेशा जज होते हैं। आप इनके घर पे मिलने जाओ वहीं फैसला कर देंगे। शादी विवाह में किसी कार्यक्रम में आए हैं, वहीं नमस्ते नमस्ते करके और एप्लीकेशन वहीं फैसला हो जाएगा। 2 लाइन लिखना है बेटा, वो डिसीजन है। और मैंने व्यवहार में भी बहुत देखा है, हमेशा ये जजेस होते हैं, कहर बरपा देते हैं कभी भी। इसीलिए बड़ा शानदार पद होता है बेटा हिंदुस्तान का। इसीलिए अगर जज उस कहीं दिखे ना, तो तभी से ही पेश आइएगा, वहीं से गिर जाएंगे आप। ठीक है, तो इनका प्रोटोकॉल बड़ा तगड़ा होता है।
एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ अपने विद्यार्थी जीवन का। जब इलाहाबाद में मैं था, तो वहाँ काटजू साहब हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। तो वो अपने किसी निजी काम से जा रहे थे नैनी की तरफ। इलाहाबाद में एक इलाका है नैनी, तो यमुना जी के उस पार। तो वो जा रहे थे और अपनी गाड़ी से, तो गाड़ी में इन लोगों के लिखा होता है जज वगैरह, और प्रोटोकॉल भी रहता है। नैनी ये पहुंचे तो वहां मालूम चला कि वहां का जो मेन पावर हाउस था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, आग वाग लग गई थी, और पूरे इलाके में 2 दिन से लाइट नहीं थी, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ था, पूरा मेन पावर हाउस ही जल गया था। तो कोई टेम्प्रोरी प्रावधान तो था नहीं कि आप ट्रांसफार्मर बदल दो, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो बाहर से आते हैं उनको आने में टाइम लगेगा। तो 2 दिन से लाइट नहीं थी, और शहर की जिंदगी आपको पता ही है कि अ, लाइन की गुलाम है। अगर लाइट नहीं है बेटा तो शहर की जिंदगी नरक है, न पानी मिलेगा आपको, न जी पाएंगे ढंग से, सब परेशानी है। अच्छा, जनता क्या करती है? जनता के पास एक ही विकल्प है कि सड़क जाम कर देना। यही विकल्प होता है जनता का आखिरी, हंगामा करना, जाम करना। तो वहां पे क्या किया था, क्योंकि वो हाईवे है बेटा नैनी वाला, और सैकड़ों ट्रक हर मिनट गुजरते रहते हैं। तो जनता ने, अब गाँव वाले सब जुट उठ के, नगर वाले, शहर वाले पूरा जाम कर दिए सड़क। अब आधे एक घंटे में ही कम से कम 200 ट्रक, पूरा सड़क जाम हो गया। उसी बीच में साहब पहुंच गए, इनको उधर ही से कहीं जाना था। देखा तो यहाँ पर भीषण जाम लगा हुआ, नाराज हो गए एकदम से। अच्छा, भीड़ में कुछ बड़े नालायक टाइप के लोग होते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कोई अधिकारी अधिकारी की गाड़ी है या कुछ इस तरह का, तो और उपद्रव करने लगते हैं। तो फिर वो जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू किए, तो काटजू साहब गाड़ी से उतर गए और उन्होंने कहा कि भाई क्या परेशानी है। तो कुछ नालायक देखे कि ये तो गाड़ी में कुछ लिखा उखा है, तो और रोको, जाने मत दो, ये टपंड शुरू किए। तो खैर काटजू साहब डांटे जोर से, चुप रहो। तो गए और एक वही पेड़ के नीचे, अब कुछ लोग समझदार भी होते हैं पेड़ में, तो जल्दी से कहा, कुर्सी उर्सी मैनेज किया, तो वहीं बैठ गए। उन्होंने बताया क्या परेशानी है। तो बताएं कि ऐसी ऐसी परेशानी है सब, 3 दिन से लाइट नहीं है, जिंदगी दोभर हो गई। का एप्लीकेशन लिखो माननीय उच्च न्यायालय के नाम। और उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, पेड़ के नीचे बैठ के फैसला दिया। फैसला सुनाए क्या दिया? सुन लो। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर्स बिजली बहाल होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर इस जिले के मुख्य जो अभियंता हैं बिजली विभाग के, वो डीएम और एसपी कोर्ट में प्रस्तुत हों। और अगर 48 घंटे के अंदर विद्युत बहाल नहीं होती, तो जिन जिन ऑफिशियल का नाम इसमें लिखा है उनके घर की बिजली काटी जाए और किसी हालत में उनको विद्युत बहाल न की जाए, ताकि उनको भी पता चले कि बिना बिजली के कैसे रहा जाता है। निकल गए साहब वापस, और यहाँ भूकंप आ गया। इलाहाबाद में भूकंप, 48 घंटे में किसी हालत में बिजली बहाल नहीं हो सकती। अरे साहब, वो बंबई से कहाँ कहाँ से वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आने थे, और वो ट्रकों से आने थे, आने में उसमें टाइम लगता था, लोडिंग अनलोडिंग दुनिया भर का, ये लिटरली संभव ही नहीं था। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 24 घंटे के अंदर ये कोर्ट में आए। कोर्ट में आए लोग, तो जज साहब ने कहा कि सुनो, तुम्हारे घर की लाइट कटवाएंगे और महीना भर बिना लाइट के रहने देंगे, जनरेटर भी नहीं चलने देंगे। समझ नहीं आता जनता की समस्या क्या होती है। बंगलों में बैठे हुए एसी लगा के, तुमको पता है जनता बिल बिला रही है, जेल भेज देंगे यहीं से। समझ में आई बात? जाइए, और लाइट किसी हालत में आनी चाहिए। कैसे आ जाएगी लाइट? स्थिति इतनी बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। भाई हाईकोर्ट का फैसला था साहब, पेड़ के नीचे बैठ के राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनसे कहा गया सर आप कुछ करिए, उन्होंने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यायालय के मैटर में राज्यपाल माने जीरो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं महामहिम कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं।
भाई इनके निर्णय को रोकना पड़ेगा, और ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय को स्टे देने का अधिकार उसके पास है। अगले दिन था संडे, ठीक है, तो एक समस्या ये भी हो गई कि 24 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा साहब। फिर बहुत बवाल मचा, बहुत बवाल मचा। हम लोग का विद्यार्थी जीवन था, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि राज्यपाल ने गुहार किया राष्ट्रपति से कि सर आप कुछ करिए। राष्ट्रपति कहे कि मैं पावर हाउस लेकर बैठा हूं, मैं क्या करूंगा भाई। नहीं नहीं, मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं बोला होगा। उन्होंने सेना को आदेश दिया, उन्होंने कहा कि किसी हालत में विद्युत बहाल करिए। और सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, जिसके पास धरती की हर बीमारी का इलाज है। हम लोग इलाहाबाद में तो मैं तो ये घबरा गया कि कहीं लड़ाई उड़ाई हो गई क्या, क्योंकि वहाँ मिलिट्री एरिया है ना इलाहाबाद में। सेना मोबिलाइज हो गई साहब, सड़कों पे सेना नजर आ रही है, पूरा फुल किट में आर्म्स एमुनिशन हथियार हथियार लेके गाड़ियां सेना के ढेर सारी सड़कों पे। ये लगा कि ऐसा तो हम लोग कभी देखे ही नहीं 10-12 सालों में। लगा कि किसी देश साथ युद्ध हो गया, सेना एक्टिवेट हो गई। और मुझे लगता है कि 50 गाड़ियां सेना की, बड़ी बड़े ऐसे ट्रक तो हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। इतने हैवी हैवी ट्रक सब नैनी को रुख किए हुए निकल रहे थे। सड़क खाली कराई जा रही थी, सेना गुजर रही है, कानवाई गुजर रही है। और एक एक ट्रक पे इतने बड़े बड़े जनरेटर कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये जितना बड़ा मेरा हॉल है ना बेटा, इतने बड़े बड़े जनरेटर इतने हैवी ट्रकों पे लोडेड थे। और मुझे लगता है ऐसे कुछ नहीं तो 50 ट्रक निकल गए होंगे नैनी की तरफ। और सेना अपनी बिजली व्यवस्था खुद बहाल कर लेती है। और गए साहब, 48 घंटा तो छोड़ दो, 24 घंटा तो छोड़ दो, पहले ही सेना जाके सब कुछ जनरेटर से मैनेज कर लिया। सोच लो, पूरे इलाके की बिजली बहाल कर दिया। तो न्यायालय के जो जजेस होते हैं ना बेटा, वो हमेशा जज होते हैं, कभी भी फैसला करते हैं। मैंने एक फैसला उसमें सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, समथिंग महापात्रा साहब थे। मुझे याद है वो पितृ विसर्जन का दिन था। हिंदू धर्म में कुछ लोग अपने पितरों की पूजा पाठ करते हैं, पितृ विसर्जन होता है। तो महापात्रा साहब पूजा पाठ कर रहे थे, धोती पहने हुए थे। वो धोती जो हम लोग ट्रेडिशनल होती है ना वो, और आधा लपेटे हुए थे, आधा पहने हुए थे, टीका उका लगाए थे। सब लोग घर पे ही पहुंचे तो मालूम चला कि जज साहब पूजा पे बैठे हुए हैं। तो आधे 1 घंटे में वहां से उठे तो बैठा दिया गया जहाँ वेटिंग की जगह थी। उसी हाल में जज साहब आए और उन्होंने वही पूछा कि बताइए वकील साहब क्या समस्या है। वकील साहब ने बताया, वही फैसला कर दिया, वहीं खड़े खड़े फैसला कर दिया। तो बड़े पावरफुल लोग होते हैं बेटा। तो जजेस हमेशा के जज होते हैं। तो सेवानिवृत्त का मतलब क्या है वो जरा बता रहा हूं आपको। इसमें यह बताया गया, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय के जज कितनी उम्र पे सेवानिवृत्त होते हैं? अरे कोई उम्र निर्धारित है? 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायर होने की उम्र है 65। तो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अब परेशानी है कि 65 साल की उम्र के बाद कोई कार्य करने लायक है या नहीं है, ये अलग अलग व्यक्ति पे निर्भर करता है। कुछ लोग बड़े एक्टिव रहते हैं 65 साल पर भी, कुछ लोग 60 साल के बाद ही परेशान होने लगते हैं, चलना फिरना दोबर होता है। इसमें यह नियम बनाया गया कि जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो, जजेस मैनेज न हो पा रहे हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से, यानी 65 साल से ऊपर वाले जो रिटायर हो गए, उनसे कार्य करने का आग्रह कर सकता, नियुक्त नहीं कर सकता। क्यों? वो कार्य करने में सक्षम है कि नहीं है, ये उनकी मर्जी। तो उनसे आग्रह किया जाता है कि आप सक्षम हैं तो सत्र में आ जाइए, न्यायाधीशों की संख्या घट रही है, सुनवाई कर लीजिए। क्लियर है बेटा? लेकिन ध्यान रखना, यह नियुक्ति नहीं होती, यह रिक्वेस्ट होता है। क्योंकि मान लो 65 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति, उसको आंख से दिख ही नहीं रहा हो, वो दुनिया भर की परेशानी से ग्रसित हो सकता है वो कार्य करने में सक्षम ना हो, इसलिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनसे आग्रह किया जा सकता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है बेटा, देख ले अनुच्छेद बेटा लिखा।
लेकिन जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो, जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या बेटा पर्याप्त न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर पूर्व अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कार्य करने का आग्रह कर सकता है। ठीक है, तो यहां बेटा ध्यान से सुनना, यहां नियुक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहां आग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। मुझे लगता है उचित शब्द भी है कि नहीं कोई काम करने के लिए तैयार है तो जबरदस्ती काम कराएंगे आप? कैसे पढ़ते अपना कार्यकाल पूरा किया, आप चैन से रहने दो भाई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जजेस तैयार है कि नहीं। मुझे लगता है हाई कोर्ट वाले तो 62 साल पे रिटायर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है उनकी सक्रियता हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का 65 साल पर रिटायर होता है। मान लीजिए 70 साल का हो गया, उसे कार्य करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। अब वो कार्य करने में सक्षम है नहीं है वो खुद बताएगा तभी ना। दिख रहा ही नहीं है, चले गए जज के रूप में, अब करना था कुछ और कर दिए कुछ और, तो मुसीबत हो सकती है ना बेटा। क्लियर हुआ? सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के साथ साथ अस्थायी न्यायाधीशों का भी प्रावधान है, और मुझे लगता है ये परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है बेटा? कितने प्रकार के बेटा? 3। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बाकी 2 में दखल मुख्य न्यायाधीश का होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़िए, योग्यता लिखिए। अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की कोई योग्यता तो होगी ना भैया, तो क्या योग्यता है बताएंगे? हाँ, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, बड़ा अच्छा है, आगे बोलिए ना। हाँ, जो भी है बेटा स्पेसिफाइड है ना, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो उसकी योग्यता यह है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। क्लियर है बेटा? फिर से सुनाए, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो हाई कोर्ट में। दूसरा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो कम से कम। ठीक है। तीसरा, कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विशेषज्ञ हो, यानी वो जज भी ना हो, वो 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम भी ना किया हो, तो भी नियुक्त हो सकती है। बस शर्त यह है कि राष्ट्रपति को लगे यह व्यक्ति विधि का विशेषज्ञ है, विधि का पारंगत है, एक्सपर्ट है। ये कौन होगा? है? मेरी जी बेटा, महान्यायवादी नहीं, तो बेईमानी हो जाएगी। महान्यायवादी तो खुद ही मलाईदार पद पे है, उनको क्या जरूरत है। नहीं, पारंगत विधि वेत्ता का अभिप्राय क्या है वो जरा समझिए। जैसे आपने सुना होगा कि ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में एलएलबी वगैरह के कोर्स, एलएलबी एलएलएम के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। कौन पढ़ाता है?
टीचर पढ़ाते हैं। तो ये टीचर कम से कम LLB जरूर किए रहते हैं, मैंने इनकी योग्यता ही होनी, LLB LLM वगैरह होना चाहिए उनका, तो टीचर होते हैं। तो जो टीचर जिस विषय को पढ़ा रहा है, क्या उसका विशेषज्ञ नहीं है? अरे पढ़ के आप वकालत कर ले रहे हो और जो पढ़ा रहा है वो तो विशेषज्ञ है ही है। तो ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जो विधि के विशेषज्ञ हैं, अपने अपने टॉपिक को पढ़ाते हैं, और वो डेफिनेटली कुछ वाकई विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे लोगों की भी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अब तक ऐसी नियुक्ति हुई नहीं। हो सकती है। ज्यादातर जो नियुक्तियां होती हैं व्यवहार में वो एडवोकेट वाली होती है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में ज्यादातर जो नियुक्ति हो रही है मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में, वो उन्हीं की हो रही है जो 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कम से कम कार्य कर चुके। तो वकील लोग ही जज बन जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा ना कि कितना मजा आता होगा जब कोई वकील खुद ही जज बन जाता होगा। अच्छा लगता होगा, एकदम लालायित रहते होंगे कि हमको जज बना दे तो बड़ा अच्छा है। नहीं बेटा, देखो बहुत ऑनेस्टी का वर्क है। जज होना, न्यायाधीश होना बहुत ईमानदारी का काम है। और एक बात समझ लें कि जज करप्शन अगर करने पे आमादा हो जाए, अगर वो चाहे कि हम करप्शन करें, तो अनंत संभावना है, भ्रष्टाचार करने की अनंत संभावना है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जुडिशरी में अभी जो करप्शन है वो इस लेवल तक तो नहीं पहुंचा है। नहीं तो आप जरा कल्पना करें कि जजेस अगर मैनिपुलेट होकर फैसला करने लगे तो क्या 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 फैसला कर देंगे, कोई कुछ कर लेगा क्या? एक बात ध्यान रखना, जज के दिए गए निर्णय सही हो या गलत हो, उसके आधार पर जज के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी न्यायाधीश ने सही गलत जो भी निर्णय दिया हो, उस निर्णय के विरुद्ध उस जज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं आप। अगर ऐसा हो कोई जज फैसला करेगा? अरे डर के मारे नहीं करेगा, भाई गलत गलत हो गया तो पता चले हम ही नप जाएं। इसलिए न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध आप अपील तो कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध स्वयं न्यायाधीश के खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। तो जो मन करे वो फैसला कर दे, क्या कर लेगा कोई? अपील करोगे, जाके करो, मेरा को थोड़ी बना बिगाड़ लोगे। तो अपॉर्चुनिटी बेटा बहुत है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट जजेस बहुत ऑनेस्ट हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है जजेस की? हाँ, 1,25,000, यही ना? 1,25,000 बहुत बड़ा अमाउंट है आज की डेट में। अरे आपके जिले में जाने कैठो ऐसे अधिकारी होंगे जो महीने में पता नहीं कितना कमा, हम बोलेंगे नहीं, उचित नहीं है, पता नहीं कितना कमा। उनसे ज्यादा सैलरी तो डीएवी डिग्री कॉलेज के टीचर पाता है। तो सैलरी तो बहुत अधिक नहीं है। और वकील लोगों की तरफ आइए जरा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अगर है तो एक एक दिन में 5-5 लाख रुपए कमाते हैं इस सिंगल डे में। अभी मर गए राम जेठमलानी, एक बड़े क्रिमिनल लॉयर थे। उनका ये था ना बेटा कि अगर वो गाउन पहन के सिर्फ कोर्ट में चले गए, कार से उतरे और गाउन डाल लिया कंधे पे, कोर्ट में घुस गए आपके केस में, तो 10 लाख रुपए अकाउंट में भेजिए, तारीख हो चाहे बहस हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सोच लो, दिन भर में अगर 3 ठो केस देख लिया, हंसिए मत, महसूस करिए तो फिर वो काहे जज बने? जज बन के सब अपना वो रोजी रोजगार खत्म करने? कोई महीने में करोड़ों करोड़ों कमाते ही है। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, हल्के में मत लेना बेटा। कपिल सिब्बल जी हैं, कांग्रेस के नेता भी थे। मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस के नेता। ये सब सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही शानदार जजेस हैं। अरे ये एडवोकेट है, बहुत पैसा कमाते हैं लोग, ये क्यों जज बनेंगे भाई? बस जज मतलब एक ऑनरेबल पद है, वो पैसा रुपए कमाने के लिए, लूटने के लिए थोड़ी पद है। तो बहुत ढेर सारे वकील वही खुश रहते हैं, अपनी वकालत में खुश रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं लोग। क्लियर है? बहरहाल थोड़ा लिख लो बेटा योग्यता। अब ये भारत का नागरिक फागरिक हम नहीं लिखाएंगे, है ना? कि पागल दिवालिया ना हो।
ये सब ठीक बात नहीं है। लेकिन पॉइंट बना के लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 पॉइंट लिखिएगा। पहला, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक, ये अधिक से अधिक नहीं है बेटा, मिनिमम है, कम से कम कितना बेटा, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो। कम से कम 5 वर्ष तक किस रूप में बेटा, न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो। क्लियर है बेटा? दूसरा, ये सब बेटा ऐसे जैसे लमसम मत बोला करिए, ये सब एकदम क्लियर याद किया रहा करिए, मैंने ऐसे नहीं कि अब याद आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं, सब एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। तीसरा, तो तीसरा मतलब तीनों की नहीं जरूरत है, तीनों में से कोई एक। तीसरा बेटा, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधि वेत्ता हूं, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या बेटा, पारंगत विधि वेत्ता हो, विधि के विशेषज्ञ हो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक अगर हो जाएगा बेटा तो उसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। क्लियर है? अब लिख लो, हटाने का प्रावधान, पद से हटाने का प्रावधान। तो अनुच्छेद 124 के ही सब क्लास में है बेटा, यानी सारा बर्डन अनुच्छेद 124 में ही है। तो 124 में ही बेटा पद से हटाने का प्रावधान है, उसके सब क्लास में है, 124 के सब क्लास में, संभवतः 124(4) में है ना बेटा, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी है, ये प्रक्रिया अलग से नहीं है बेटा। और इसीलिए आप देखते हैं कई जगह लिखा गया है कि जिस विधियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, इसलिए विधि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें कुछ नया नहीं है पढ़ने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल राष्ट्रपति के हटाने जैसी ही प्रक्रिया है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग महाभियोग शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। पहली बात यह कि महाभियोग जैसा शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 61 महामहिम के विरुद्ध प्रयोग किया गया, बाकी के लिए महाभियोग नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति को हटाने की है, बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो राष्ट्रपति के हटाने वाली प्रक्रिया तो मुझे लगता है शायद पढ़ा होगा, याद ही नहीं आ रहा है, पढ़े हैं? अरे वेरी गुड, याद आ गया। किस अनुच्छेद में था? 61। तो याद आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल। वहां भी चर्चा मैंने किया था, जब राष्ट्रपति को मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने चर्चा किया था कि सुप्रीम कोर्ट वाला क्या डिफरेंस है, यानी न्यायाधीशों वाला क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से बताएंगे, लेकिन वो नहीं बताएंगे जो मैंने राष्ट्रपति के लिए बताया था। जरूरत क्या है, एक ही चीज को बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंह से बोलेंगे लेकिन लिखाएंगे सिर्फ वो जो डिफरेंस है ना। तो लगभग प्रक्रिया राष्ट्रपति के हटाने जैसी ही है। तो लगभग मतलब कैसा? किसी भी सदन में आ सकता है प्रस्ताव, बोल नहीं रहे,
जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा उसके कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? प्रस्ताव सदन में आएगा, चर्चा होगी। क्लियर है? राष्ट्रपति के लिए भी जांच आयोग बनी थी। किस सदन में बनी थी? पहले कि दूसरे में? दूसरे वाले में बनी थी। न्याय मैंने वहीं पे लिखाया है कि न्यायाधीशों के लिए भी जांच समिति बनती है, लेकिन ये दूसरे में नहीं, पहले में ही बन जाती है। उसमें न्यायाधीश ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता। यानी कम से कम 2 न्यायाधीश, 3 लोगों की बनेगी, कम से कम 2 न्यायाधीश रहेंगे और एक कोई अन्य विधि का विशेषज्ञ जो पीठासीन अधिकारी निर्धारित करेंगे। तो न्यायाधीश उसके समक्ष जाएगा, अपनी बात कहेगा, उसके बाद उसके खिलाफ प्रक्रिया शुरू होगी। जहां राष्ट्रपति के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, वहीं न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट मतों की आवश्यकता होती है। फिर ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अब चूंकि जांच आयोग बन चुका है, इसलिए दूसरे सदन में जांच आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे सदन भी अगर विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो भी न्यायाधीश का पद खाली नहीं होगा, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएंगे। बाकी प्रक्रिया वही है बेटा। क्या? 14 दिन की पूर्व सूचना पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से, तो लिखा ही है सब, मुझे नहीं लगता कि फिर से लिखाना होगा। लिखें। शेष प्रक्रिया राष्ट्रपति जैसी ही है, परंतु निम्न अंतर है। परंतु निम्न अंतर है, डिफरेंसेस है। देखो बेटा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम सब लिखा दें, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जो चीज पढ़ चुके हो, लिख चुके हो, उसी को बार बार लिखाने का क्या मतलब है? न्यायाधीशों के लिए भी शर्त वही है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कम से कम 14 दिन पहले न्यायाधीश को सूचित करना होगा। जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। अंतर बस इतना है कि राष्ट्रपति के लिए जांच समिति का गठन दूसरे सदन में होता था, इनकी जांच समिति का सदन पहले सदन में होगा। क्लियर है बेटा? ये अंतर है, और मतदान का अंतर है और हटाने का अंतर है। राष्ट्रपति के लिए 2/3 मत चाहिए, इनके लिए विशिष्ट मत चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कहा गया कि दूसरे सदन से पारित होते ही राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, और इनका खाली नहीं होगा, तब राष्ट्रपति इनको पद से हटाएंगे। बाकी प्रक्रिया तो वही है ना बेटा। तो जो डिफरेंस है हम उस पर बात कर लेते हैं, है ना। शेष प्रक्रिया राष्ट्रपति के जैसी है, परंतु निम्न अंतर है। तो अंतर है तो पहला तुलनात्मक रहेगा बेटा, तो ज्यादा दिमाग में जगह बनाएगा। लिखें। जहां राष्ट्रपति की स्थिति में दूसरे सदन में जांच समिति का गठन किया जाता है, जहां राष्ट्रपति की स्थिति में दूसरे सदन में जांच समिति का गठन किया जाता है, वही न्यायाधीशों के लिए पहले ही सदन में जांच समिति का गठन किया जाता है। जो 3 सदस्यीय होती है, जो 3 सदस्यीय होती है, इसमें कितने लोग होंगे बेटा? 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे ये भी स्पेसिफाइड है। तो 3 कौन होंगे बेटा? तो 1 2 3 करके लिख लो, याद रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। दूसरा, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। माने किसी न किसी उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश भी रखा जाए। ठीक है। तीसरा,
पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त विधि का विशेषज्ञ। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त विधि का विशेषज्ञ। यह सदन का पीठासीन अधिकारी निर्धारित करता है। तीसरा कौन होगा? ये क्या करेगा बेटा? नहीं, जांच नहीं करता। इसके समक्ष न्यायाधीश प्रस्तुत होगा, मैंने जिसको पद से हटाना होगा वो न्यायाधीश इसके समक्ष प्रस्तुत होगा। अपने वकील को भी भेज सकता है, अपना पक्ष रखेगा कि भाई हमारे खिलाफ जो अभियोग लगा है वो ठीक नहीं। अच्छा, एक चीज देखो मिस हो रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या बैकग्राउंड था, आधार था? राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ एक आधार है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, वहीं पे लिखाया गया। इनके हटाने के लिए कोई आधार होना चाहिए, तो इनके लिए दो आधार है। कदाचार, कदाचार मतलब मॉल प्रैक्टिस किया हो उन्होंने, और असमर्थता यानी कार्य करने में असमर्थ हो, मान नहीं रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, है ना। तो इनके लिए दो आधार होगा, भी हम लास्ट में लिखाएंगे, लेकिन याद दिलाना, दिमाग से निकलेना कि इनको हटाने का दो आधार होगा, एक कदाचार और एक असमर्थता। इनमें से यानी मिस बिहेव किया हो उन्होंने और कार्य करने में सक्षम ना हो, तीन आधारों पर उनको पद से हटाया जा सकता है। लास्ट में लिखेंगे बेटा, आगे बढ़े। तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, जहां राष्ट्रपति के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, जहां राष्ट्रपति के लिए कितना बेटा, 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट मतों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है बेटा, तो कोई एक बता दो बेटा, विशिष्ट मत का क्या मतलब? पढ़ाया है बेटा, किसको विशिष्ट मत कहेंगे? तो ठीक नहीं चल रहा है बेटा सब कुछ। मैंने कहा था 3 प्रकार का मतदान की व्यवस्था है, साधारण मत, विशिष्ट मत, 2/3 मत। तो साधारण मत समझ ही रहे हैं, 2/3 का मतलब 2/3 समझ ही रहे हैं, ये विशिष्ट का क्या मतलब? आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, देखो आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने नोट बना के लिखाया है, मुझे याद है मैंने नोट बना के लिखाया है कि तीनों तरह के मतदान में क्या अंतर है। विशिष्ट मत का मतलब ये होता है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है, परंतु यह संख्या संपूर्ण सदस्यों के बहुमत के बराबर होनी चाहिए। ये विशिष्ट बहुमत की पहचान। बोल नहीं रहे हो, चेहरे पे बेटा ठीक भाव नहीं दिख रहा है आपका, तो हम फिर से पढ़ा देंगे भाई। वो कसम थोड़ी खाए हैं कि दोबारा नहीं बताएंगे, हम 10 बार बताएंगे। अगर आप 10 बार भूलोगे तो, लेकिन उम्मीद यही करता हूं कि जो चीज एक बार पढ़ाई जाए उसे बार बार क्यों पढ़ो आप। हम तीनों पे बेटा बता दे रहे हैं। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत। 2/3 बहुमत, कितने आए, कितने वोट दिए, भाड़ में जाए। टोटल का 2/3 वोट दिखाइए। विशिष्ट बहुमत क्या कहता है? ये कहता है कि जितने उपस्थित हुए और जितने मतदान किए उनका तो 2/3 चाहिए, परंतु यह संख्या कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। अब कैसे, नहीं समझ पा रहा? जैसे मान लीजिए लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया, 300 लोग आए, बैठक तो होगी, और मान लीजिए विशेष बहुमत से पारित होना है, तो पहली शर्त है कि इसका 2/3
और ये मुझे लगता है 200 हुआ। अब बताइए कि 200 545 का बहुमत है तो नहीं पारित हुआ। 2/3 कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि संपूर्ण सदस्यों का बहुमत भी दिखे। तो एक चरण तो आपने पूरा कर लिया, लेकिन दूसरा हिस्सा इसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए विशेष बहुमत से पारित नहीं माना जाएगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर? जैसे मान लो कि 450 सदस्य आ गए, यही ना हुआ बेटा? अब कितना हो गया? दोनों शर्तें पूरी हो गई। अरे 300 545 का बहुमत है और 2/3 मत भी मिल गया। इस वाली कंडीशन में एक हिस्सा तो पूरा हुआ, दूसरा रह गया, तो इसको बोलेंगे विशिष्ट बहुमत से पारित हो गया। क्लियर है बेटा? और 2/3, अरे कितने वोट दिए कितने वोट नहीं दिए भाड़ में जाइए, 545 गुणे 2/3 दिखाइए। अगर पारित हुआ तो ठीक, नहीं तो घर जाइए। ये क्यों नहीं दिमाग में बैठा है बेटा? ये खराब चीज है। ये तो जैसे पहले ही बार बताया गया था, एकदम कैच कर लेना चाहिए था, ठूस लेना चाहिए था दिमाग में। आप भूलते जा रहे हो, और इसका इलाज नहीं है बेटा कोई। वो तो चलिए हम बार बार आपको याद दिलाते जा रहे हैं, दिलाते रहेंगे, ये मेरा वायदा है। आप जहां भूलेंगे हम आपको याद दिलाएंगे, लेकिन पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि आप पीछे चीजों को भूलते जाइए, आगे जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बेटा? तीसरा अंतर, जहां राष्ट्रपति के लिए दूसरे सदन से पारित होते ही पद रिक्त हो जाता है, वहीं न्यायाधीशों के लिए ऐसा नहीं है। वहीं न्यायाधीशों के लिए ऐसा नहीं है। क्लियर है बेटा? तो कैसा है वो लिखना पड़ेगा। न्यायाधीशों के लिए ऐसा नहीं है। तो न्यायाधीशों के लिए क्या है बेटा? न्यायाधीशों के लिए यह है कि जब दूसरे सदन से पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएंगे, खुद से पद खाली नहीं होगा। लिखें, दूसरे सदन से पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से हटाएंगे। दूसरे सदन से पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से क्या करेंगे बेटा? हटाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो अंतर समझ में आ रहा है? बाकी प्रक्रिया राष्ट्रपति वाली ही है। ये डिफरेंस दिख रहा है राष्ट्रपति में और न्यायाधीशों में। क्लियर हुआ? कुछ बोलो बेटा। ठीक है, अब भूलिए मत बेटा प्लीज। अच्छा, रिवाइज नहीं कर रहे हो? हाँ, पीछे वाला नहीं तो कर क्या रहे हो बेटा? अच्छा, रोज वाला पढ़ लेते हो, पीछे वाला? अरे यार, ये पढ़ने में तो मुझे लगता है घड़ी देख के 20 मिनट लगता होगा। 1 घंटा मुझे नहीं लगता, इससे ज्यादा लगता होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो 1 ही घंटा खाली पढ़ते हो? अरे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। एक काम करो कि करंट वाला भी पढ़ो रोज का, और 1 घंटा, अगर 1 घंटा, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल अनुभव से बता रहा हूं कि घर पे अगर 1 घंटे का समय रखोगे तो आज वाला बड़े आराम से रिवाइज हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं इतना नहीं पढ़ाता कि घर पे 1 घंटे का समय दो तो रिवाइज ना हो जाए, लेकिन रिवाइज कैसे करना है ये आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं? रिवाइज का मतलब यह नहीं कि जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लीजिए। रिवाइज का मतलब है सारी किताबें खोल लीजिए, जो संविधान की आपके पास किताब है, और सबका एक चैप्टर खुलेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सब खोल खोल के बुकमार्क लगा लगा के रख लो।
पहले मुझे पढ़ लो, फिर एम लक्ष्मीकांत उठाओ, फिर देखो कि क्या कुछ अलग दिख रहा है। अब बहुत ज्यादा दिया है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम भी कम नहीं दे रहे बेटा, तो थोड़ा उसको देखिए। और हाँ, उसमें देखिए क्या खास चीजें हैं। जीएन पांडे जी की हो तो उसे देख लें, कोई गाइड बुक साइड बुक हो, बच्चे रखते हैं तो उसको भी वही चैप्टर खोल के पढ़ो। ये तीनों पहले देख लो, फिर नोट्स देख लो, फिर देखो कि इसमें कुछ घटाने बढ़ाने की गुंजाइश है, तो अगर है तो नोट्स को समृद्ध करिए। भाई हम तो कोशिश कर ही रहे हैं बेटा कोई महत्वपूर्ण चीज छूटने ना पाए, लेकिन बाई द वे कुछ अगर मिसिंग हो रहा है तो अपने नोट्स में इनरिच करिए। तो ये तो रोज वाला काम है, और इसको करने में मुझे नहीं लगता 2-2.5 घंटे से कम लगेगा। 2-2.5 घंटे रिवीजन के लिए रख लो, तभी पढ़ाई होगी बेटा। करंट वाले के लिए टाइम रखिए, और कुछ टाइम, कुछ नहीं दूना टाइम रिवीजन के लिए रखिए, अगर कुछ पाना है तो। और नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं बेटा, पढ़ा के खत्म करेंगे, हम अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन आप भी अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। और नहीं तो फिर यही होगा कि आगे जाके जब पीछे वाला याद दिलाया जाएगा। अच्छा, वो संवैधानिक विकास विकास पे बात करें। इतना एक तो एक हम लोगों ने पढ़ा, अधिनियम वगैरह पढ़ा, तो मुझे लगता है सब गायब हो गया होगा। ये बचा है कुछ? नहीं, 100% बेटा, 100% चाहिए। और उस पर हमने आपको समय दिया था, हमने खूब ढंग से आपको पढ़ाया कि हमारे संविधान पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे पड़ा, बाहर का पड़ा, अंदर का पड़ा, सब सब बेटा तैयार होना चाहिए। काहे के लिए पढ़ा? वहीं से पूछ लेंगे। पूछ तो लिया ना आईएएस में कि भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब की गई। तो ये सब होता रहेगा बेटा, तो पढ़िए, बस बात बन जाएगी। अब आइए मुख्य बिंदु पे आते हैं, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। आप कहेंगे अब तक क्या हम लोग अब महत्वपूर्ण पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, सब महत्वपूर्ण था, ये वाला कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या, अच्छा एक बात बेटा बताओ, क्या अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी आज तक? पूरी हुई नहीं हुई की बात नहीं कर रहे हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय को हटाने का प्रयास शुरू किया गया कभी? महत्वपूर्ण है, एक नोट बनाइए, नोट बना के लिखिए। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के निम्न न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, किंतु पूर्ण नहीं हुई। किंतु पूर्ण नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है बेटा, सुनो जरा, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तोहमत जो इनके ऊपर लगा, आरोप जो उनको लगा, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते, इसमें जो गड़बड़ी हुई थी उस पर आरोप लगा था। ये दिमाग में रखिएगा कि आरोप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं लगा। उच्च न्यायालय में जब ये काम कर रहे थे तो उस समय इनके ऊपर कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे। तो कौन कौन है बेटा, जरा नाम लिख लीजिए। पहला, वी रामास्वामी। देखो एक जो हेडिंग बनाया ना बेटा, उसको थोड़ा संशोधित करो। सर्वोच्च न्यायालय ऑब्लिक लिखा है ना, ऑब्लिक हाई कोर्ट हो गया, है ना बेटा। तो पहला, वी रामास्वामी, इनके विरुद्ध जो प्रस्ताव आया था वो 1991 में आया, पारित नहीं हुआ। वो पहले लिखा चुका हूं, पारित किसी के लिए नहीं हुआ। अगला बेटा, पी डी दिनाकरन, 2010 में, 2000, पी डी दिनाकरन न्यायाधीश का नाम था, दिनाकरन, 2010। अगला, सौमित्र सेन, 2011। तो मैंने प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाई, किसी की पूरी नहीं हो पाई, बीच में ही व्यवधान हो गया, लेकिन इनके विरुद्ध हटाने का प्रयास हुआ।
अब हेडिंग बनाइए बेटा, जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर हेडिंग बना लीजिए, बात चर्चा नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व अधिकार, तो आज यही बेटा समाप्त करेंगे, कल हम इसको पूरा करते हैं, ठीक है बेटा।